पहले लेक्चर्स के अंदर हम लोग अपना ऑर्गेनिक वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। एंड सेकंड लेक्चर्स के अंदर जब हम बात करेंगे वो बात हम लोग करेंगे उसकी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। जैसे आप सभी ने स्टडी कर ही लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है भी जितना भी हम लोगों ने ये हाइड्रोकार्बन्स किया है, आप सभी ने हाइड्रोकार्बन इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा डियर। इस लेक्चर्स में हो जाएगा, कंप्लीट करेंगे। मतलब ये लेक्चर तभी का चलेगा तभी तक जब तक हाइड्रोकार्बन्स पूरा नहीं होता, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को पूरा कर देंगे। चले ओके, तो काफी मजेदार है, चीजें को समझने की कोशिश करेंगे। ओके डियर, तो अब जो हम लोगों ने पार्ट स्टार्ट करना है, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास बेंजीन। क्लियर? एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे बेंजीन के बारे में स्टडी कर रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेंजीन की, हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रेपरेशंस भी, हम लोग बेंजीन को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो बेंजीन की जो फर्स्ट प्रेपरेशन आती है वो प्रेपरेशन आती है फ्रॉम इथाइन। क्लियर? तो पहले ये देखते हैं बेंजीन को प्रिपेयर कैसे करेंगे। फर्स्ट प्रेपरेशन आती है इथाइन से, ये ऑलरेडी डन है, ऑलरेडी डन। याद करो कल के लेक्चर्स में हम लोगों ने किया था। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, मैं बाद में रिपीट भी कर देता हूँ इसको भी। हमने कल किया था भी अगर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ इथाइन के होंगे और रेड हॉट आयरन ट्यूब होगा, याद करिए पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस के अंदर हम लोगों ने बात की थी, इथाइन के 3 मोल्स हमारे पास पॉलीमराइज हो जाएंगे। पॉलीमराइज होने पे हमारे पास बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। तो ये है फर्स्ट प्रेपरेशन। जो सेकेंड प्रेपरेशन है ना, तब आती है सेकेंड प्रेपरेशन, वो आती है बाय डी कार्बोक्सिलेशन। ये भी ऑलरेडी डन है, अरे डियर ये भी ऑलरेडी डन है बाय डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसके द्वारा भी बेंजीन बन सकता है। याद करो आपने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी भी अगर हमारे पास RCOONA होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड है, उसको अगर हम लोग सोडा लाइम से रिएक्ट करवाते हैं, व्हाट इज सोडा लाइम? मिक्सचर ऑफ NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम सोडा लाइम से रिएक्ट करेंगे तो हमने बोला था यहाँ से ओवरऑल Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, और अगर Na2CO3 बाहर निकल जाएगा तो R के साथ H लग जाएगा, तो हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। ये हम लोगों ने बात की थी, ये ऑलरेडी डन है, ये चीज आप लोग कर चुके हो एल्केन की प्रेपरेशंस के अंदर। अरे डियर इसी रिएक्शंस के द्वारा बेंजीन भी बन सकता है। क्या फर्क है, यहाँ पे जो R ग्रुप है ना, R ग्रुप आप लोग फिनाइल रिंग ले लो, तो फिनाइल रिंग के साथ जो सॉल्ट ले लो, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ले लो, क्योंकि बेंजीन के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा वो हमारे पास क्या होगा, बेंजोइक एसिड होगा। तो बेंजोइक एसिड का सॉल्ट ले लेते हैं, रिएक्ट करवा देते हैं NaOH के साथ, अगेन कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे यूज करेंगे। तो होगा क्या, इस रिएक्शंस के अंदर ओवरऑल वही चीज होने वाली है, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही Na2CO3 बाहर निकल गया तो हमारे पास बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये बन गया हमारे पास बेंजीन, राइट। तो ये था सेकंड प्रेपरेशन। जो थर्ड प्रेपरेशन है, ये प्रेपरेशन फ्रॉम फिनॉल, फ्रॉम फिनॉल। अब इस प्रेपरेशन, ये बेसिकली +2 में रिएक्शंस रिपीट होगा। ये जो थर्ड प्रेपरेशन है, ये प्रेपरेशन +2 में हमारे पास दोबारा से रिपीट होगा। तो बता देता हूँ फिनॉल से कैसे प्रिपेयर होता है। फिनॉल क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अगर OH ग्रुप लगा हुआ है तो उस कंपाउंड को फिनॉल बोला जाता है। और फिनॉल को अगर हम लोग जिंक के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिनॉल को अगर जिंक के साथ रिएक्ट करवाओगे तो बेसिकली क्या होगा, जिंक क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा, और साथ ही साथ में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। मेनली क्या, ये जो जिंक है ना, ये ऑक्सीजन को निकाल लेगा, और जैसे जिंक ऑक्सीजन को निकाल लेगा तो जिंक ऑक्साइड बन गया। तो हमारे पास जिंक ऑक्साइड के साथ क्या बच गया, बेंजीन बन गया, जिसकी हम लोगों ने प्रिपरेशंस करनी थी।
ठीक है डियर। तो ये प्रेपरेशन थे बेटा अपने पास बेंजीन की। तो बेंजीन की यहाँ पे 3 प्रेपरेशन हम लोगों ने डिस्कस करनी है। एक हम लोगों ने इथाइन से कर लिया, सेकंड हमारे पास है बाय डी कार्बोक्सिलेशन, और थर्ड है हमारे पास फिनॉल। ओके, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब ये जो बेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। हर्षित बेटा वो वाला एच जहाँ पे एसिड वाला ग्रुप लगा हुआ था, वो एसिड वाला ग्रुप निकला, उसकी जगह पे एच लगा ना। ये देखो आपके पास, अगर आप देखोगे तो ये वाले कार्बन के साथ पहले ओ लगा हुआ था ना, अब यहीं पे तो एच लगा बेटा अपने पास। क्लियर? ओके, अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, अब यहाँ पे ना चीजें सीखने को बहुत कुछ है, तो बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनेगा। जो अभी लेक्चर चलने वाला है आगे, जो कि 45 मिनट या 50 मिनट का लेक्चर रहेगा, ये बहुत क्रूशियल लेक्चर है। इसमें होता क्या है, कैसे पढ़ना पड़े, आराम से धीरे धीरे बोलूंगा यार, कोई ज्यादा एनर्जी नहीं लगाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आराम से पढ़ने वाला टॉपिक है डियर। अगर हम बात कर रहे हैं बेंजीन में, तो आप देखिए अगर हम एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन के अंदर हम लोग क्या बोलते थे भी, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है, तो होगा क्या, डबल बॉन्ड के ऊपर एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, दूसरे कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो जिसकी वजह से हम लोग बोलते थे भी ये जो एल्कीन है या फिर एल्काइन है, इनके अंदर एडिशन रिएक्शंस हमारे पास पॉसिबल होती है। क्लियर? और कौन सी एडिशन रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है एल्कीन के अंदर। ठीक। अब ऐसे ही अगर मैं कंपाउंड बना लूं बेंजीन, तो आप लोग ये इक्विवेलेंट मान के चलेंगे सर ये तो बेंजीन तो एल्कीन जैसा ही है। एल्कीन में एक पाई बॉन्ड था और बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड है। तो सर अगर हम क्या करें, इसको सिमिलरली रिएक्ट करवा दें इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के साथ या फिर ए पॉजिटिव बी नेगेटिव के साथ, अगर आप बेंजीन को एल्कीन के इक्विवेलेंट मान लोगे, तो आप लोग क्या करोगे, एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल को और एक कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दोगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल और एक कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा। तो ये आपने कैसे सोचा, जैसे आपने एल्कीन के अंदर रिएक्शंस की, वैसे हम लोगों ने बेटा बेंजीन के अंदर रिएक्शंस की, पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग कंपाउंड था ना, ये हमारे पास एरोमेटिक था, और बाद वाला जो कंपाउंड्स बना, इसमें जो कार्बन है दे बिकम द sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जो कार्बन है उनका हाइब्रिडेशन sp3 हो रहा है। अगर sp3 हो रहा है तो ये वाले कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन रहे हैं, नॉन एरोमेटिक बन रहे हैं, और एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक की तरफ जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी ड्रास्टिकली डिक्रीज कर रही है, स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है बहुत ज्यादा। तो जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं भी जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो नॉट अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बिकॉज द कंपाउंड बिकम्स नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो बोल सकते हैं भी ये जो बेंजीन वाले कंपाउंड है इनमें नॉर्मली एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्यों, क्योंकि जब इनमें एडिशंस होती है तो क्या हो जाता है, ये वाले कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं, नॉन एरोमेटिक बनने से इनकी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन तो ये निकला, बेंजीन नॉट अंडरगोज, इसलिए बेंजीन नॉट अंडरगोज, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, नॉट अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, बिकॉज compound becomes non aromatic, because compound becomes non aromatic, कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक बन जाते हैं, स्टेबिलिटी ड्रास्टिकली कम हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से इनके अंदर एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। अब क्या होता है, तो बेंजीन क्या करेगा यार, अब देखो ये जो बेंजीन कंपाउंड है तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है यार, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड को इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी ज्यादा है,
क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बहुत लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत ज्यादा है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर क्या होगा, दो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला तो कंफर्म्ड है, भी इसके ऊपर अटैक ही नहीं कर पाएगा, नॉट पॉसिबल। क्यों, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा बहुत ज्यादा बेचारा। अब अगर अंबानी के सामने, ठीक है, बिल गेट्स आ जाए तो उनकी दोस्ती अच्छी नहीं हो पाएगी यार। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही लेवल के हैं यार, दोनों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, तो हर किसी को अपनी प्रेस्टीज का लगा होगा, अपनी ईगो सेटिस्फाई करने में लगेंगे यार, बोलो। ठीक है, तो ये जो बेंजीन रिंग है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसको भी, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है। तो क्या होगा, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो दोनों एक दूसरे के नजदीक आ ही नहीं सकते। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब क्या हुआ, बेंजीन के ऊपर अटैक किसका पॉसिबल है, अटैक तो कौन करेगा यार, इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा। अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा, और होगा क्या, उससे क्या होगा, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो बेंजीन रिंग में से H निकल जाएगा, और H निकल के इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। कहने का मतलब ये क्या हुआ यार, H निकला और इलेक्ट्रोफाइल लगा। इट मीन बेंजीन के अंदर जो रिएक्शन पॉसिबल होंगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होंगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं होगा यार। एडिशन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन रहा है, स्टेबिलिटी ड्रास्टिकली उसकी कम हो रही है अपने पास। तो यहां से स्टूडेंट्स हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो यहां से ये कंक्लूजन निकल के आएगा, जो बेंजीन है, बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक, बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये अब आता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से फायदा क्या हो, उसे ये फायदा हुआ भी जो कंपाउंड पहले था एरोमेटिक था, बाद में भी क्या रहा बेटा, एरोमेटिक ही रहा, एरोमेटिसिटी तो मेंटेन ही होगी। तो जिसकी वजह से जो बेंजीन के अंदर जो रिएक्शंस पॉसिबल होती है बेटा, ठीक है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होती हैं। बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शंस नहीं होती, क्यों, क्योंकि एडिशन रिएक्शंस होने के कारण जो मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक बन जाता है, और नॉन एरोमेटिसिटी आने से उसकी स्टेबिलिटी में ड्रास्टिकली चेंज आता है, ड्रास्टिकली उसकी स्टेबिलिटी गिर जाती है, जिसकी वजह से वो मतलब ये इस टाइप की रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। नेचुरल सी बात है यार, नेचुरल सी बात है, ये तो हो गई। ठीक है, चलिए, ये वाला हो गया अपने पास। क्या बोलते हो स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ आई सबको? हाँ जी, है, एक मिनट यार, एक मिनट। वो पेज हिल गया यार। हाँ, तो बेंजीन अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक, ये निकल के आया, बेंजीन ऑलवेज अंडरगोस इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आता है टाइप्स। अब मैकेनिज्म की बात करते, सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिज्म की लिए, इसका मैकेनिज्म क्या है, फिर बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, EAS। ES का मतलब है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है बेटा जी, मतलब ये देखने वाले हैं भी रिएक्शन हो कैसे रही है, इसका होने का तरीका क्या है। ये 3 स्टेप में होता है, जो इसका जो मैकेनिज्म चलता है वो 3 स्टेप्स का प्रोसीजर है, 3 स्टेप्स में। इसका जो स्टेप 1 है ना, स्टेप 1 होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, मतलब पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना पड़ता है। ये जो स्टेप 1 है, मैं यहाँ पे 2 लिखे, स्टेप 1 है, स्टेप 1 इज जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो अब काफी सिनेरियो में ये होता है भी इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी जनरेट हुआ होता है, तो जैसे यहाँ पे सपोज करो, ठीक है, तो पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ये कंपल्सरी स्टेप नहीं है, समटाइम समटाइम्स समटाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऑलरेडी जनरेटेड होता है, ऑलरेडी जनरेटेड।
ऑलरेडी जनरेट हुआ होता है, ठीक है। तो उस केस में हमें इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 के अंदर, स्टेप 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसके अंदर अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग। सेकेंड केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर ना जो रिंग है, जो बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास बेंजीन रिंग थी, अब इस केस में ना बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये रिएक्शन का आरडीएस है। आरडीएस मतलब स्लो स्टेप है। तो आपको मैंने बता चुका हूँ कि जो किसी भी रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, वो रिएक्शन का रेट डिटरमाइंड स्टेप होता है, उसी पे सारी ओवरऑल रिएक्शन का रेट क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसके ऊपर किसका अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। डबल बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। किया, क्या बना, ये 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक H, एक कार्बन के साथ तो क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल लग गया। अब डियर, जिस कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल लग गया, तो ये पाई बॉन्ड टूट गया ना, पाई बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर गया। तो एक कार्बन के साथ इलेक्ट्रोफाइल लग गया, उसके साथ वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना यार। पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, क्योंकि उसके साथ एक बॉन्ड कम हो गया ना। अब बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में तो सारी पोजीशन इक्वल एंड्स है अपने पास। तो किसी भी एक कार्बन के साथ जाकर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया, और जो दूसरा एटम था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा। क्यों, क्योंकि उसके साथ अब क्या हो गया, अब 3 बॉन्ड्स रह गए यार। 3 बॉन्ड्स रह गए, तो इसका मतलब जो इंटरमीडिएट बन गया वो क्या बना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, इज अ कार्बोकेटाइन। अब ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, ये काफी रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है बेटे। रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटाइन है। क्यों स्टेबल, देखो कैसे, देखो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे जा सकता है बेटा जी, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहाँ पे H, यहाँ पे लगा E, और यहाँ पे अब कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया पैरा पोजिशन पे। अब इसमें आगे भी कॉन्जुगेशन है डबल सिंगल पॉजिटिव का, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे भी माइग्रेट कर सकता है। तो अपने को क्या पता लगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे लगेगा H और यहाँ पे लगेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ कर दूं, आप देखना, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज बना, इसका अगर मैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करता हूँ, तो ऐसे ड्रॉ करूंगा, एक कार्बन के साथ तो H और इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, और उस रिंग के अंदर कंप्लीटली क्या सर्कुलेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। और जहां पे पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, उसको यहाँ पे ओपन करके रखूंगा, क्लोज नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि जिस कार्बन के साथ ये जो इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, उसका हाइब्रिडेशन तो sp3 होगा, वहां पे तो पॉजिटिव चार्ज कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब रिंग के अंदर पॉजिटिव, पॉजिटिव पूरा रिंग के अंदर नहीं घूमेगा यार, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज रिंग के अंदर क्लोज्ड मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये जो कार्बन है जिसके साथ इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, इसका हाइब्रिडेशन तो sp3 है बेटा जी। अगर sp3 है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ही नहीं, तो इसका मतलब रिंग के अंदर जो कॉन्जुगेशन है वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया। अब आता है स्टेप 3 डियर। अब बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 में क्या होगा, अटैक ऑफ नेगेटिव, या फिर न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो आपने ये वाले मॉलिक्यूल को उठा लो यहाँ पे दोबारा से, देखो यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे E, और यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव। अब यहाँ पे किसका अटैक हो रहा है, नेगेटिव का, न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल जिसके बाद लोन पेयर होता है, नेगेटिव वाला अटैक कर रहा है। अगर माय डियर नेगेटिव अटैक करेगा, तो नेगेटिव को यहाँ से गलती से भी अटैक मत कर दीजिएगा। यहाँ पे अटैक करेगा तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं बेटा जी। क्यों, क्योंकि कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, फिर एडिशन रिएक्शन हो जाएगी अगर नेगेटिव वाले ने वहां पे अटैक किया जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। फिर पता है ये नेगेटिव वाला क्या करता है, खतरनाक चीज है, ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस हाइड्रोजन पे, जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकालता है। नेगेटिव वाला इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन को एज H पॉजिटिव बाहर निकाल लेगा। अगर ऐसे H पॉजिटिव बाहर निकाल लेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। जैसे ही बाहर निकाल लिया, तो ये जो पाई बॉन्ड था,
ये रिंग के अंदर आ जाएगा, ये जो सिंगल बॉन्ड था ये रिंग के अंदर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बना, बेंजीन रिंग दोबारा से रीजनरेट हो गई, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है, और H किसके साथ जाकर अटैच हो गया, न्यूक्लियोफाइल के साथ जाके अटैच हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। बोलिए क्या मैकेनिज्म समझ आया सबको? आप इस मैकेनिज्म को देख लो बेटा। ठीक है, ये मैकेनिज्म ही हम लोगों ने करना है, बार बार यही चीज करनी है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, यहां से H निकलेगा, वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा ना आपके पास। क्लियर क्लियर। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है ना, इसको आप लोग अगर 10 स्टार दोगे ना तो भी कम है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर ये 10 स्टार वाला। ठीक है, राइट एवरीवन, वेरी गुड। चलो बहुत एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर फर्स्ट स्टेप में कैसे जनरेट करेंगे हम बेटा, इलेक्ट्रोफाइल? वो बताऊंगा, वो बताएंगे आपको, बताएंगे। ओके सर। हाँ चलिए आगे मूव करते हैं। एक मिनट, लास्ट क्या था, क्या चैटिंग में क्या है, बच्चों ने क्या पूछा है? सर डायरेक्ट मैकेनिज्म पूछते हैं, हाँ हर्षित पूछते हैं बेटा, पूछते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता हमारे पास टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, टाइप्स ऑफ ES कितने टाइप का होता है? तो यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रोफिलिक, ये 5 टाइप्स की हैं। तो टाइप्स कितने के, 5 टाइप ऑफ हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस की। टाइप 1 आती है हेलोजिनेशन, ये आती है यहाँ पे। टाइप कौन सी है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, पहली आती है हेलोजिनेशन, सेकंड है नाइट्रेशन, नाइट्रेशन, थर्ड है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, फोर्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, और फिफ्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये हमारे पास 5 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हेलोजिनेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा बेटा वो एक्स पॉजिटिव होगा। नाइट्रेशन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो NO2 पॉजिटिव होगा। सल्फोनेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो R पॉजिटिव होगा। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो RC डबल बॉन्ड और पॉजिटिव। ठीक है, ओके। क्या प्रोडक्ट बनेगा, अब बेंजीन में अगर आप हेलोजिनेशन करोगे तो बेंजीन के ऊपर आके कौन लगता होता है, इलेक्ट्रोफाइल लगता होता है, तो बेंजीन के ऊपर X लग जाएगा। नाइट्रेशन करोगे तो रिंग के ऊपर बेटा NO2 ग्रुप लग जाएगा। सल्फोनेशन करोगे, ये इंटरेस्टिंग होता है, रिंग के ऊपर SO3H ग्रुप लगेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करोगे तो रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करोगे तो रिंग के ऊपर एसाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसको ना एसाइल ग्रुप बोलते हैं बेसिकली, ये जो ग्रुप होता है ना डियर, ये हमारे पास एसाइल ग्रुप है, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो रिंग के ऊपर एसाइल ग्रुप लग जाएगा। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है वो 5 टाइप का है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पूछ लिया जाता है। रिंग के ऊपर लगता तो SO3H है, पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो SO3 होता है सल्फोनेशन के अंदर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है डियर, अब एक ही करके इन रिएक्शंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। आपने एक मैकेनिज्म तो कर लिया सभी ने, अब हमने इन सभी 5 के मैकेनिज्म को करना है। मैं आपको बताता हूँ इनके मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर तरीके से चलेंगे बेटा, तो बहुत ध्यान से एक मैकेनिज्म पे काम करिएगा, बाकी मैकेनिज्म आप अपने आप ही बना पाओ। राइट, चलिए
आगे करते हैं स्टडी। बेटा हर्षित यहाँ पे कोई ऑर्थो नहीं है। हर्षित ये सोच रहे सर आपने ऑर्थो पे अटैक करवा दिया। अरे ऑर्थो का कहाँ पे होगा बेटा, बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में जब तक कोई कार्बन नहीं लगा होगा, कोई ग्रुप नहीं लगा होगा, तो बेंजीन रिंग के अंदर ऑर्थो पैरा का तो कोई मतलब नहीं ना बनता। ऑर्थो पैरा तो रिलेटिव टर्म्स होती हैं। अगर रिंग के किसी भी कार्बन के साथ कोई जी ग्रुप लगा दोगे, उससे नेक्स्ट वाला ऑर्थो बनेगा आपके पास। क्या बोलते हो, क्लियर है यहाँ तक? ओके चलिए, हाँ जी। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक एक करके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हेलोजिनेशंस की। ठीक है, हेलोजिनेशंस में क्या होता है? हेलोजिनेशंस के अंदर जो आपके पास बेंजीन रिंग है ना, उसको हेलोजन से रिएक्ट करवाया जाता है। और हेलोजन से रिएक्ट करवाने के लिए यहाँ पे लुईस एसिड को हम लोग यूज करते हैं। लुईस एसिड क्या होता है? जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है। कोई भी ऐसा कंपाउंड यूज कर लो जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, जैसे FeCl3 को यूज कर सकते हैं, ZnCl2 को यूज कर सकते हैं, AlCl3 को यूज कर सकते हैं, डी ब्लॉक के कंपाउंड यूज कर लो, या फिर ग्रुप 13 का कंपाउंड यूज कर लो, या फिर आयरन यूज कर लो। जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा उसको यूज कर लोगे। तो क्या होगा, जब आप बेंजीन को X2 के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, तो क्या होगा बेटा जी, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से X निकल जाएगा। एक X के ऊपर आएगा पॉजिटिव, एक X के ऊपर आएगा नेगेटिव। ध्यान देना कैसे आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव बताऊंगा। H यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ पे X नेगेटिव निकल जाएगा, और रिंग के ऊपर डायरेक्टली क्या लग जाएगा, X वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे X2 की जगह मान लो Cl2 है बेटा जी, और यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, AlCl3 यूज कर रहे हैं। तो रिंग के ऊपर डायरेक्टली क्या लग जाएगा, Cl लग जाएगा, और साथ में क्या बाहर चला जाएगा, HCl। सिमिलरली अगर आप Br2 के साथ रिएक्ट करवाओगे, यहाँ पे आपने AlCl3 को यूज कर लिया, तो क्या होगा, रिंग के ऊपर डायरेक्टली क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। यहाँ पे AlBr3 को यूज करना फिर फायदा रहेगा। और क्या साइड साइड प्रोडक्ट क्या बाहर निकल जाएगा, HBr निकल जाएगा। क्लियर? ओके देखो, अब अगर आप Cl2 को यूज करते हो तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा बेटा क्लोरीनेशन। अगर Br2 को यूज करोगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमिनेशन। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। अब क्या आता है सर, इसका मैकेनिज्म बताओ, इसका मैकेनिज्म बताओ। मैंने कहा ठीक है यार, देख सुन, चलो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनो। एक मैकेनिज्म पे, एक मैकेनिज्म को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना। पहला स्टेप क्या होता है बेटा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होता है। अब देखो, मान लो आप Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो, बेंजीन को अगर आप Cl2 के साथ रिएक्ट करवा रहे हो तो रिएक्शन कैसी होगी, इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं। इलेक्ट्रोफाइल तो वो होता है ना जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो बेटा जी, इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने के लिए ना हम FeCl3 को यूज करते हैं। तो FeCl3 के पास क्या होता है, वेकेंट ऑर्बिटल होता है। तो ये जो Cl2 हम लोग यूज कर रहे हैं, तो लुईस एसिड के प्रेजेंस में क्या होता है, ये जो Cl2 होता है ना बेटा, इसका हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो जाता है। मतलब यहाँ से Cl नेगेटिव निकल के इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। मतलब FeCl3 क्या करता है, Cl2 का हेट्रोलिटिक क्लीवेज कर देता है। कर दिया तो क्या बना बोलो, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आया, और साथ में क्या बना, FeCl4 नेगेटिव बना कि नहीं बना। पहले स्टेप पे काम करो, पहले बताओ फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? फिर भी क्लियर हुआ बेटा, जनरेट कर दिया ना इलेक्ट्रोफाइल, देखो। यस सर यस। ठीक है, ये बन गया। अब सेकंड स्टेप में बता क्या होगा, तू ही बता, नकल कर, सर यस सर बता रहे हैं। नकल करो टोटली। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द रिंग। हाँ, तो यहाँ पे बेंजीन रिंग है। अब इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोफाइल क्या बना, ये इलेक्ट्रोफाइल है बेटा जी। यस सर, ये रिंग पे अटैक कर देगा और वहां पे रिंग के साथ जाके लग जाएगा। लग जाएगा तो Cl पॉजिटिव, वेरी गुड। तो Cl पॉजिटिव क्या करेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl पॉजिटिव का अटैक हो जाएगा। यस हो सर, वो गया। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। एक कार्बन के साथ HCl, साथ वाले कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव यस सर।
चल आगे इसको स्टेबल कर लेगी रेजोनेंस चला के कार्बोकेटाइन को। यस सर यस। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में बता क्या होगा। ये जो सर हमारे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल ढूंढ, इसमें से क्या था, यहाँ पे Cl है। FeClO4 नेगेटिव। हाँ देख बेटा, अब इसमें से ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब तू ऊपर रिएक्शंस को देख रही है, इस रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर, पहली रिएक्शंस को, ठीक है। यस सर। जो FeCl3 है, ZnCl2 है, AlCl3, ये तो कैटलिस्ट के फॉर्म में डाले गए हैं ना, यस सर। ये तो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहे। ठीक यस है, सर। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल था, अगर ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो ये वाला Cl नेगेटिव क्या बनेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा ना। यस। ठीक है, तो क्या होगा, FeCl4 नेगेटिव को ऐसे लिख सकते हैं, Cl नेगेटिव FeCl3। बोल, ये FeCl4 नेगेटिव ही हो गया। यस सर FeCl, यस। ठीक है, अब ये Cl नेगेटिव किस पे अटैक करेगा बोलो, ये अटैक करेगा H पे, H पे। यस सर। यहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा, यस सर। बॉन्ड रिंग के अंदर आ जाएगा, यस सर। तो रिंग के ऊपर डायरेक्ट, तो बेंजीन रिंग दोबारा से बन गई, रिंग के ऊपर क्या लग गया Cl, और साइड प्रोडक्ट क्या बाहर निकल गया HCl। बोलिए, बन गया प्रोडक्ट। सर Fe कहाँ चला गया फिर, वो ऐसे कैसी, वो कंज्यूम हो गया मतलब। नहीं, FeCl3 बच गया ना बेटा, FeCl3 कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शंस करा के बाहर आ जाना, वो सर रिएक्शन में यहाँ पे तो फिर हम HCl नहीं बचा एंड में। बेटा बचा थोड़ा, ही तो बना है, FeCl3 तो जो जितना डाला था उतना दोबारा से बन गया ना, यस सर। तो बेटा वो तो कंज्यूम ही नहीं ना वो रिएक्शंस में। ओके सर। क्या बोले स्टूडेंट्स, तो बेटा फर्स्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म सबको क्लियर है। सर ब्रोमिनेशन में कैटलिस्ट क्या है? AlBr3 डाल दो बेटा जी, ठीक है सर। कोई भी लुईस एसिड डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, अकेला आयरन डाल दो। ठीक है सर। ठीक है, हाँ चलिए, तो मेरे ख्याल से सब यहाँ पे ना इसको कंप्लीट कर लेना, इसके ऊपर लिख लेना भी सर, फर्स्ट स्टेप था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल था, सेकंड था अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग, थर्ड क्या था, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, या फिर लिख सकते हो रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव, जैसे मर्जी बना लीजिएगा हेडिंग। चलिए ओके, अब जब हम लोगों ने ये कर लिया, ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ध्यान रखना, पहला नोट 1 तो ये है भी डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कांट डन, ठीक है, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन कांट डन, ठीक है, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव, रिएक्शन इज वायोलेंट, क्योंकि बेटा हम लोग डायरेक्टली फ्लोरिनेशन नहीं करते, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन एक वायोलेंट रिएक्शन है, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है जिसकी वजह से रिएक्शंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो रिंग के ऊपर डायरेक्टली फ्लोरीन हम लोग इस तरीके से नहीं लगाते। पहला पॉइंट तो ये था। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये आता है भी जो आयोडीनेशन है, आयोडीनेशन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आप लोगों ने कर रखा है। जो हमारे पास आयोडीनेशन होता है उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में करते हैं, लाइक HNO3 एंड HiO3। याद आया क्यों, उसका रीजन क्या बताया था आपको, आपको एल्केन के अंदर ही बताया था कि अगर बेंजीन रिंग में आयोडीनेशन करना है ना, तो लुईस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती बेटा जी, डायरेक्ट रिंग के ऊपर आयोडीन ग्रुप लग जाता है, डायरेक्टली लग जाता है। बस फर्क ये होता है भी ये जो आयोडीनेशन रिएक्शन है ना, ये रिवर्सिबल है स्टूडेंट्स, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी को खत्म करने के लिए, टू स्टॉप रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, टू स्टॉप रिवर्सिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग, रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं, इज यूज्ड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर यूज्ड, ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे HI था, वो क्या करेंगे, जैसे मान लो HNO3 यूज किया, वो क्या करेगा, HI को ऑक्सीडाइज कर देगा किसके अंदर, I2 के अंदर, साथ में क्या बना देगा, वाटर, और खुद रिड्यूस होकर क्या बना देगा, NO2 बना देगा।
HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 था, रिड्यूस होकर क्या बन रहा है +4 बन रहा है। HI में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था, बाद में क्या बन रहा है 0 बन रहा है। तो क्या हो रहा है, जो HNO3 है वो खुद तो क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है, पर I को क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे यहाँ से HI खत्म हो जाएगा वैसे वैसे जैसे जैसे HI खत्म हो रहा है तो रिएक्शन रिवर्सिबल पीछे आना भी क्या कर देगी, बंद कर देगी। इसलिए जब भी हम लोग आयोडीनेशन करते हैं तो आयोडीनेशन के लिए हम लोग हमेशा किसको यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ओके, याद आ गई ये चीज। चलिए, यस सर। सेकेंड रिएक्शन आती है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस। और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस में क्या होता है, अब सर सल्फोनेशन नाइट्रेशन ये सेम ही होंगी जैसे अभी करवाई थी एग्जांपल आपने। यस डियर, देखिए बेटा अब जो हम लोग एक्सक्यूज मी बात कर सर। रहे हैं, हाँ जी बोलिए। सर सल्फोनेशन भी सेम ही है। नहीं बेटा, भी करवाऊंगा वो। ओके सर। हाँ, ये तीनों एक जैसी होती हैं, हेलोजिनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, तभी ओके इनको सर। पहले खत्म कर रहे हैं। देखिए बेटा, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो, पता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशंस में क्या होता है, इसमें इसके अंदर हम लोग बेंजीन लेते हैं और बेंजीन रिंग को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, आरएक्स के साथ। किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया। और यहाँ पे भी किसको यूज करेंगे, किसी भी लुईस एसिड को, कोई भी लुईस एसिड यूज कर लो यार। ठीक है, ZnCl2 को। तो क्या होगा, देखो 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 क्या होगा, यहाँ पे H लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो पोलैरिटी आ गई, X के ऊपर डेल्टा नेगेटिव, R के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा, यहाँ से X नेगेटिव निकलता है, तो HX निकल गया। तो रिंग के ऊपर डायरेक्टली अपने पास कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गया, एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। तो ये क्या बन गया, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शंस पे रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मान लो बेंजीन रिंग की रिएक्शन CH3Cl के साथ आ जाए तो क्या हो जाएगा, रिंग के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3 ग्रुप लग जाएगा। अगर इसकी रिएक्शन इथाइल क्लोराइड के साथ आ जाए, CH3CH2Cl, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, इथाइल वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये इथाइल वाला ग्रुप बेटा रिंग के ऊपर अटैच हो जाएगा। अगर आप इसकी रिएक्शंस प्रोपाइल के साथ करते हो, प्रोपाइल क्लोराइड के साथ, तब रिंग के ऊपर ये सेंटर वाले कार्बन के थ्रू अटैच हो जाएगा। अब ये काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। कौन से वाली, ये वाले। अब इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा अभी बताता हूँ। ठीक है, अब इसके मैकेनिज्म को देखो। तो मैं मैकेनिज्म पूरा नहीं करूंगा बेटा, सिर्फ एक स्टेप बता रहा हूँ इसके मैकेनिज्म का। क्या होगा बोलो, हाँ विदुल बोल बेटा, सबसे पहले क्या होगा, RX है, मान लिया यहाँ पे RCl यूज कर लिया अपन ने। ठीक है, विदुल क्या करेगा बेटा पहले स्टेप के अंदर, फटाफट कंप्लीट कर दे। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। हाँ, RCl होगा, FeCl3 से कंबाइन करेगा बेटा जी। यस सर। तो यहाँ से Cl नेगेटिव चला जाएगा इसके वेकेंट ऑर्बिटल में। तो R के ऊपर क्या बना बेटा, पॉजिटिव चार्ज प्लस FeCl4 नेगेटिव। यस सर। बता आगे कर लेगा मैकेनिज्म। यस सर। सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर किसका अटैक, R पॉजिटिव का, क्योंकि यहाँ पे R पॉजिटिव अपने पास इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो रिंग के ऊपर R पॉजिटिव अटैक कर जाएगा, ये कर गया। तो क्या बना अपने पास, रिंग के साथ H और यहाँ पे R, साथ वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया। यस सर। थर्ड स्टेप फटाफट बोल दे मेरे से लिखने से पहले, मेरे लिखने से पहले। न्यूट्रोफिलिक अटैक होगा सर। तो कौन अटैक करेगा यहाँ पे, नेगेटिव वाला अटैक करेगा, नेगेटिव कौन है यहाँ पे, FeCl4 नेगेटिव।
FeCl4 नेगेटिव में Cl नेगेटिव अटैक करेगा। यस सर। किस पे अटैक करेगा? H पे अटैक करेगा। HCl बन जाएगा और वो R। HCl बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड रिंग के अंदर आ जाएगा। यस सर। तो रिंग के ऊपर बेटा डायरेक्टली कौन सा ग्रुप लग गया? एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया। बोलो, है बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म के नहीं यार? यस सर। क्लियर? ओके। अच्छा विदुर, क्या तो फिर इसका आंसर सोच पा रहे हैं कैसे बन रहा होगा ये वाला प्रोडक्ट जो मैंने यहाँ पे 4 रिएक्शंस लिखी? अब इसको डायरेक्टली सोचने की कोशिश कर, क्या करेगा? इससे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ से Cl नेगेटिव निकाल दोगे बेटा जी? यस सर। क्या ये वाला कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट होके ये नहीं बनाएगा? यस सर। कौन सी शिफ्ट होगी? 1 to हाइड्रेट शिफ्ट ना? यस सर। 1 to हाइड्रेट शिफ्ट हुई बेटा, ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये वाला ये रिंग के ऊपर क्या कर जाएगा बेटा? अटैक कर जाएगा। क्या बोलते हो? क्लियर? यस सर। ओके, राइट। तो फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशंस भी डन हो गए अपने पास। चले आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रीडर क्राफ्ट। हाँ जी सर, उस एग्जांपल में CH3 CH2 CH3 नहीं आना चाहिए था? क्यों आना चाहिए था? क्योंकि सर अब हमारी हाइड्राइड शिफ्ट करके वो बन गई कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो फिर सर अगर हम वही तो बना है। यहाँ पे CH, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा बेटा ना, ठीक है ना? ओके सर, डब पॉजिटिव चार्ज है ना, हमने वो नहीं लिखा। हाँ, ठीक है सर, ओके। पॉजिटिव भी है ना? ओके। अब आगे फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन। इस फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशंस में क्या करते हैं? बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन रिंग की रिएक्शंस की जाती है एसिड हैलाइड्स के साथ। मान लो RC डबल बॉन्ड और Cl के साथ कर दिया, एसिड हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसके प्रेजेंस में? यहाँ पे कोई भी लुईस एसिड को यूज किया जाता है। तो क्या होगा इस सिनेरियो के अंदर? वही चीज होने वाली है। यहाँ से H निकलेगा, H पॉजिटिव, यहाँ से बेटा Cl नेगेटिव। तो अगर HCl निकल गया तो रिंग के ऊपर अपने पास ग्रुप क्या लग जाएगा? C डबल बॉन्ड O R ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या बाहर निकल गया? HCl बाहर चला गया। सिमिलरली और क्या कर सकते हैं? इसमें ना एनहाइड्राइड के साथ भी रिएक्ट करवाया जाता है। रिएक्ट विद एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। ठीक है, एसिड हैलाइड्स और एनहाइड्राइड दोनों से रिएक्ट करवा सकते हैं। अगर आप एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एनहाइड्राइड में क्या होगा? अगेन यहाँ से H पॉजिटिव निकलेगा बेटा जी, यहाँ से ये वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, और रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? एसाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O R। एसाइल ग्रुप लग गया और साइड प्रोडक्ट क्या बन गया? RCOOH बन गया। तो रिंग के ऊपर ये एसाइल ग्रुप होता है, बार बार बोल रहा हूँ। तो इस एसाइल ग्रुप का लगना, इसको क्या बोला जाता है? फ्रीडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शंस हम लोग बोलते हैं। तो इसका मैकेनिज्म अपने आप करेंगे आप लोग, हो जाएगा बेटा जी? यस सर। ठीक है, वही 3 स्टेप करने हैं बेटा। सिमिलर कॉपी पेस्ट मार देना बेटा आप लोगों ने, अपने आप करो, अपने आप करना है। सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। आइडिया दे देता हूँ, आइडिया गिवन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो बनेगा RC डबल बॉन्ड और पॉजिटिव, और बाद में जो आप लोग नेगेटिव का अटैक करते होते हो न्यूक्लियोफाइल, वो बनेगा एक केस में Cl नेगेटिव बनेगा। किस केस में? अगर आप एसिड हैलाइड्स में कर रहे हो बेटा जी, ठीक है ना? Cl नेगेटिव, RC डबल बॉन्ड और Cl में, और O नेगेटिव C डबल बॉन्ड O R बनेगा अगर आप लोग एनहाइड्राइड को यूज कर रहे हो। क्या बोलते हो? क्लियर है ना बेटा जी? स्टूडेंट देखो ना, ये वाला पार्ट ही तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इसमें, ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा ना लुईस एसिड के प्रेजेंस में, और ये रिंग के ऊपर अटैक कर जाएगा अपने पास। राइट, चले आगे।
फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन डन है सबका? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन डन हो गया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है नाइट्रेशंस की। नाइट्रेशंस नाइट्रेशंस में क्या होता है, नाइट्रेशंस के अंदर ये जो बेंजीन रिंग है इसको HNO3 से रिएक्ट करवाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। बेंजीन रिंग को HNO3 से रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आप लोग ना HNO3 को ऐसे तोड़ लो, OH नेगेटिव NO2 पॉजिटिव, तोड़ लिया। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग में से H पॉजिटिव निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, OH नेगेटिव निकल गया, वाटर बाहर चला गया। और रिंग के ऊपर स्टूडेंट्स, रिंग के ऊपर डायरेक्टली कौन सा ग्रुप लग जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा और प्लस क्या निकल गया, यहां से वाटर बाहर निकल गया। मतलब नाइट्रेशंस में जो इलेक्ट्रोफाइल हम लोग जनरेट करते हैं, जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है वो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ठीक है, ये नाइट्रेशंस होता है। और नाइट्रेशंस करने के और भी तरीके हैं, पहले तो चलो ठीक है ये हो गया। अब इसके हल्का सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसके मैकेनिज्म में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो है भी इसका इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, वो स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म देखो इसमें, हाँ जी, ये HNO3 का स्ट्रक्चर होता है। इट इज HNO3 बना। जब हम इसमें H पॉजिटिव डाल देते हैं, H पॉजिटिव कहां से आ रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है, फ्रॉम H2SO4 से क्या बनेगा, H पॉजिटिव बनेगा। तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर देगा, कर दिया इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक। तो यहाँ पे बना, ये ऑक्सीजन था, अब इसके ऊपर चार्ज आ गया, पॉजिटिव आ गया डियर। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये जो कैटलिस्ट हम लोग क्यों डालते होते हैं, कैटलिस्ट का बेसिक काम क्या होता है, कैटलिस्ट का बेसिक काम होता है रिएक्शन की स्पीड को फास्ट करना। ये वाला ना जो OH वाला बॉन्ड होता है बेटे स्ट्रांग होता है, ये ना नाइट्रोजन और जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये स्ट्रांग बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड, ये टूटता नहीं है इजीली। जब तक ये टूटेगा नहीं, OH नेगेटिव नहीं निकलेगा, तब तक NO2 के ऊपर पॉजिटिव भी नहीं आएगा यार। ठीक है, तब तक इलेक्ट्रोफाइल नहीं जनरेट होगा, और जब तक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा तब तक वो रिंग के ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो रिएक्शन की स्पीड तो बहुत ज्यादा धीरे हो जाएगी यार। तो रिएक्शन की स्पीड इतनी धीरे हो जाती है, अभी क्या करें, कंफ्यूजन हो जाती है बेटा जी। तो उसी को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें एसिड डाल देते हैं, H पॉजिटिव डाल देते हैं। वो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होता क्या है, सबसे बड़ी बात अब यहाँ पे ये आती है। जैसे आपने H पॉजिटिव डाल दिया तो क्या होता है, अब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इंक्रीज करके डियर। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो गया। ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। और ये वाला बॉन्ड टूट के इजीली ऑक्सीजन के पास जा सकता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और यहां से स्टूडेंट्स क्या बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा। और अगर H2 बाहर निकल गया तो बोल सकते हैं ये जो NO2 है इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और NO2 के ऊपर पॉजिटिव आना मतलब क्या जनरेट हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट समझ आया सबको। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डाला गया बेटा यहाँ पे, ये जस्ट किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका बेसिक काम क्या था, कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बॉन्ड को वीक करना, वो ये काम कर रहा है। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, बेंजीन कंपाउंड है, इसके ऊपर किसका अटैक होगा, NO2 पॉजिटिव का। सेकेंड स्टेप के अंदर अटैक करेगा, वही सेम चीज आ जाएगी। तो रिंग के साथ क्या लगेगा, H, और यहाँ पे लग जाएगा NO2, और साथ वाले कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव। और हाँ, एक चीज ना स्टार्टिंग में लिख लीजिए, स्टार्टिंग वाले में यही रिएक्शन का RDS और स्लो स्टेप होता है।
ये शायद पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, दिमाग में नहीं रहा मेरे। जिसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना रिंग के ऊपर, वो रिएक्शन का RDS स्लो स्टेप होता है। और थर्ड स्टेप के अंदर माय डियर क्या होगा, थर्ड स्टेप के अंदर ये जो हमारे पास था, यहाँ पे H था, यहाँ पे लगा हुआ था NO2, साथ वाले कार्बन के ऊपर था पॉजिटिव। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, नेगेटिव वाला। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से नेगेटिव क्या बेटा, OH नेगेटिव बन रहा है। पर अगर मैकेनिज्म में देखें तो मैकेनिज्म में ये बेटा एज अ कैटलिस्ट आप लोगों ने डाला हुआ था। कैटलिस्ट का काम क्या होता है बेटा जी, कैटलिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है, बी रिएक्शंस को करके बाहर निकालना। तो H2SO4 में से H पॉजिटिव जा चुका है, तो क्या बच गया बेटा जान, HSO4 नेगेटिव बच गया। तो HSO4 नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और यहाँ से H पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा। तो रिंग के ऊपर डायरेक्टली कौन सा ग्रुप लग गया हमारे पास, NO2 ग्रुप लग गया। तो ये हमारे पास मैकेनिज्म होता है नाइट्रेशन का। ठीक है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, वेरी गुड। चलिए सर मतलब मेन मोटिव इसमें जो हम H2SO4 यूज कर रहे हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग को वीक करने के लिए कर हाँ रहे हैं। वो कैटलिस्ट है, उसका मेन काम है भी HNO3 को तोड़ के, ठीक है, NO2 एज ए न्यूक्लियोफाइल बना देना, मतलब एज NO2 को इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बना देना। यस हाँ, सर। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। अब लास्ट रिएक्शन आती है हमारे पास डियर, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन एक ऐसी रिएक्शन है जिससे इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होगा बेटा, SO3 जनरेट होगा। तो सल्फोनेशन में क्या करते हैं, बेंजीन लिया जाता है और इसको हम लोग H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा देते हैं। तो इसको जब H2SO4 के, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, होता क्या इसमें OH नेगेटिव होता है और SO3H पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, यहाँ से H पॉजिटिव निकलता है और यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाता है और रिंग के ऊपर डायरेक्टली कौन सा ग्रुप लग जाता है, SO3H ग्रुप अटैच हो जाता है। और रिंग के ऊपर डायरेक्टली SO3 अटैच होना क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड, तो इस रिएक्शंस का जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्लस वाटर बनता है अपने पास। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। हाँ, इसका जो मैकेनिज्म है बेटा वो बिल्कुल अलग है, मैकेनिज्म खतरनाक रहता है इसका। ठीक है, बस मेन पॉइंट क्या है आपने ये याद रखना है, इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है ना बेटा वो SO3 होता है। तो इसका स्टेप 1 कैसे होता है, इसमें हम लोग कौन सा कोई लुईस एसिड डाल रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, 2 H2SO4 होते हैं बेटा जी, वो आपस में कंबाइन करते हैं। कंबाइन करके ना एक H2SO4 क्या हो जाता है, सेल्फ डिसोशिएट हो जाता है, यहाँ से H पॉजिटिव इसको दे देता है। तो एक तो बन गया बेटा HSO4 नेगेटिव और एक बन गया SO3 और एक बन गया H3O पॉजिटिव। ये बन जाता है बेटा अपने पास। देखो यहाँ पर काउंट करो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को काउंट, ये स्टेप आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये +2 में आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कितने हाइड्रोजन है, टोटल 4 हैं, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 8 है। राइट साइड की तरफ देखो, राइट साइड की तरफ भी हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 2 है और ऑक्सीजन 8 है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप, इसको याद करना है। सर एक बार दोबारा बता दो ये स्टेप। बस बेटे जैसे वाटर अपने आप टूटता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव के अंदर, यस वैसे बेटे सर। इसका सेल्फ डिसोसिएशन हो रहा है, H2SO4 टूट रहा है। सर आप H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है। H2SO नहीं, काफी सारे H2SO4 होंगे ना, कुछ H2SO4 टूट जाता है। ठीक है, HSO4 में। हाँ H पॉजिटिव दे देता है वो अपना। ओके सर। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, ये बन गया। अब इस स्टेप में क्या होता है, स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसके ऊपर अब SO3 का अटैक होता है। अब कैसे अटैक होगा, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, सल्फर के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो पाई बॉन्ड है
इसके ये अटैक वहां पे करेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज तो सल्फर के पास है, तो यहाँ पे अटैक करेगा और पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, चला गया। तो क्या बना अपने पास यहाँ पे, तो बेंजीन रिंग थी, यहाँ पे लगा हुआ बेटा H, और यहाँ पे क्या लग गया SO3, यहाँ पे आ गया चार्ज बेटा जी नेगेटिव आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, क्लियर है? ओके। अब क्या होगा, अब ये जो HSO4 नेगेटिव बना हुआ था, ये जो HSO4 नेगेटिव है बेटा जी, ये अटैक करेगा, ये अटैक करके क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल लेगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ से H2SO4 बाहर निकल गया एक, ठीक है, एक H2SO4 बाहर निकल गया, तो रिंग के ऊपर क्या लग गया, SO3 नेगेटिव अटैच हो गया। ठीक, अब ये जो SO3 नेगेटिव बना आपके पास, अब सॉल्यूशन तो एसिडिक है ही है बेटा जी, तो ये जो SO3 नेगेटिव है, ये जो H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया बेटा जी, भी क्या प्रेजेंट है, H पॉजिटिव प्रेजेंट है सॉल्यूशंस के अंदर, तो SO3 नेगेटिव H पॉजिटिव को गेन कर लेगा, और गेन करके किसकी फॉर्मेशंस कर देगा, यहाँ पे SO3H बना देगा, तो ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा सा, एक तो बार खुद पढ़ के देखिएगा, फिर आपको बेटा ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक बार खुद पढ़ के देखना, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये। क्या बोलते हो, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, चलिए, तो ये था बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये कंप्लीट हो चुका है। अब बेंजीन में जो सेकेंड टाइप रिएक्शंस है बेटा, वो है एडिशन रिएक्शंस। हमने तो ये बोला था बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शंस नॉर्मल कंडीशन पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कंपाउंड क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक बन जाता है। हाँ, बट अगर हम लोगों को स्पेशल कंडीशन दें, विग्रस कंडीशन दें, स्पेशल कंडीशंस दें, तो एडिशन रिएक्शंस बेटा पॉसिबल है हमारे पास। ठीक है, पॉसिबल एट ड्रास्टिक कंडीशंस। अगर हम ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तब ये चीज पॉसिबल है। तो क्या करते हैं, एडिशन रिएक्शंस में क्या है, बेंजीन लिया, इसके अंदर H2 डाल दिया, निकल की प्रेजेंस में, और हीट कर दिया, तो क्या होगा, कितने मोल H2 के यूज होंगे, 3 मोल, क्योंकि एक डबल बॉन्ड पे 1 मोल H2 का ऐड होता है, 1 मोल H2 का यहाँ पे ऐड होगा और 1 मोल H2 का यहाँ पे ऐड होगा, और जो हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा साइक्लोहेक्सेन। बन गया साइक्लोहेक्सेन, एडिशंस होगी ना डियर। ऐसे ही देखो, अगर बेंजीन में Cl2 को डालते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे यूवी लाइट को यूज कर रहे हैं 500 केल्विन पे, तो क्या होगा, जितने भी डबल बॉन्ड है माय डियर, उन सभी डबल बॉन्ड पे Cl का एडिशन हो जाएगा, Cl ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं, तो सारे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए, इसका नाम है BHC। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमिक्सेन, इसको गैमिक्सेन भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, तो गैमाक्सेन ये यूज किया जाता है हमारे पास, अगर हम इसकी बात करें इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में यूज किया जाता है बेटा इसको, ये जो BHC बना है अपने पास, राइट। ये भी हो गया। लास्ट रिएक्शन है माय डियर कंबशन रिएक्शंस। कंबशन रिएक्शंस, तो कंबशन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, हाँ जी सर ये यूवी वाली एक बार दोबारा बता दो। बेटा, डबल बॉन्ड पे ऐड हो गए ना सारे Cl,
जैसे ओके सर, ऊपर पर वाली सर हमने स्टार्टिंग में तो बोला था एडिशन रिएक्शन इसमें पॉसिबल नहीं होती। तो अभी तो बोला बेटा ड्रास्टिक कंडीशन पे पॉसिबल है बेटा, नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं होते। जितना एल्कीन में इजीली हो जाता है ना उतना बेंजीन में नहीं हो पाता। ओके सर। इनमें अगर एडिशंस करनी है तो थोड़ा स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ेंगी, ठीक है। ओके राइट। मतलब इसमें डबल बॉन्ड टूट के जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसके साथ जाके सीएल लग जाती है। हाँ बस, हाँ एडिशंस हो रही है बेटा। अब कंबशन रिएक्शन होते हैं। कंबशन रिएक्शन में क्या C6H6 था बेटा जी, 15/2 O2 कर दिया हम लोगों ने यार, कुछ नहीं है। तो अगर बर्निंग करोगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर बनेगा। अभी तो पता ही है सबको यार, क्या पता है भी, जब भी हम लोग, पता ना ये चीज के बारे में, क्या चीज भी, जब भी हम लोग किसी भी चीज का कंबशन करते हैं तब हमारे पास CO2 प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन, अगर उसका कंबशन करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास बनेगा CO2 प्लस वाटर, ठीक है। बर्न विद सूदी फ्लेम, ये जो कंबशन रिएक्शन है ना ये बर्न करता है विद बर्न विद सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मतलब धुआं, धुआं निकलता है बेटा साथ में, बर्न विद सूटी फ्लेम। ओके चलिए, तो ये वाला पार्ट अपना डन है। तो बेंजीन के अंदर जो रिएक्शंस थी बेटा वो हम लोगों ने कर ली, बेंजीन के प्रेपरेशन हम लोगों ने कर ली, बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस कर लिया, सबका मैकेनिज्म हम लोगों ने कर लिया, एडिशन रिएक्शंस देख ली, कंबशन रिएक्शंस देख ली। अब बात करते हैं नेक्स्ट के लिए, बहुत थोड़ा सा पार्ट रह गया अपना, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, वो पार्ट ऑलरेडी वैसे आप लोगों ने किया हुआ है। वो पार्ट क्या है मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं उसको। हाँ जी, नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड, देखिए बेटा जी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस, रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था ना। हाँ अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना, काफी क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने इसके बेटा जी। जो रिएक्टिविटी है ना वो बेटा देखो, सोच के देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, इसका RDS क्या होता है, थिंक। इसकी रिएक्टिविटी देखनी है भी, कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन सा कम रिएक्टिव होगा, सोच के देखो यार। इसका RDS होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर किसका अटैक होता है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। ये वाला स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल सी बात है, जितनी रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी उतना कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, उतना इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फास्ट होगा यार। इलेक्ट्रोफाइल तो बेचारा, जैसे बोलते हैं ना भी, कोई डॉगी है वो सूंघता सूंघता, मतलब उसको कोई वो मिल जाए, मांस मिल जाए, सूंघता सूंघता वहां तक पहुंच जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल ने रिंग के ऊपर अटैक करना है, मान लो 3-4 रिंग पड़ी हो, तो जिस रिंग के पास इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, तो वो पागल हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल उसको देख के, उसके ऊपर जाके अटैक कर देगा यार, ठीक है, राइट ना। तो वही चीज यहाँ, तो जितना जल्दी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा उतना वो कंपाउंड जल्दी रिएक्ट करेगा। तो मैं डायरेक्टली ये बात बोल सकता हूं भी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस के अंदर जो रिएक्टिविटी है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से ये मैं बात में जरूरी बोल सकता हूं भी, जितना रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी कंपाउंड की रिएक्टिविटी बेटा ज्यादा होगी। क्या बोलते हो, क्लियर यहां तक। अब यहाँ पे मेरे को आप लोगों की एक हेल्प चाहिए होगी। कृतिका बेटा, एक ना जब हम लोग जीओसी पढ़ रहे थे, याद करिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी को देखिएगा, जीओसी जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे, यस सर। वहां पे हमने एक कुछ क्वेश्चंस किए थे मीजोमेरिक इफेक्ट, जब मैंने बताया था मीजोमेरिक इफेक्ट इन रिंग, वहां पे ये किया था कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, कुछ ऐसे केसेस किए थे। हाँ जी सर, करा हुआ। कितने एग्जांपल्स हैं बेटा देखना उस टॉपिक के अंदर। 7 थी, 7 8
7 8 एग्जांपल्स थी। यस सर, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन से पहले वाला है। यस, जिसपे हम लोगों ने बस ये बोला था भी हाँ भी कंपेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। ठीक है, हाँ, तो हमने ये देखना था। तो बस बेटा वो ही सेम एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने इंट्रोड्यूस कर देनी है, सेम एग्जांपल्स। ठीक है, और अब क्वेश्चंस क्या बनाओगे? बी which are arranged in the increasing order of reactivity toward electrophilic aromatic substitutions। ठीक है, तो आपने जस्ट क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पे वो कर लेना है, वही सेम एग्जांपल्स को आप लोगों ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देना है। ठीक है, और 7 एग्जांपल्स को नोट डाउन करके रख लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। बाकियों को समझ आई ये बात? मोहित क्लियर है बेटा? याद आया वो जो जहाँ पे हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उस पार्ट को? हाँ जी सर। ओके, बहुत बढ़िया, राइट। 7 एग्जांपल्स हैं, हाँ 7 एग्जांपल्स हैं टोटल। वो 7 एग्जांपल्स को आप लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस डियर। ये वाला पार्ट भी वैसे हम लोग कर चुके हैं। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ, अब इसकी बात करेंगे। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। ये मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, ये वाला पार्ट भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग है उसमें अगर फंक्शनल ग्रुप लग जाएगा तो उसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होगा? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको याद है भी, अगर रिंग के साथ एक ऐसा जी ग्रुप लग जाए जो -m इफेक्ट लगा रहा है, रिंग के साथ अगर एक ऐसा ग्रुप लग जाए जी ग्रुप जो -m इफेक्ट लगा रहा है, तो बताओ क्या होता था? बताओ क्या होता है? रिंग के साथ अगर, चलो चेंज कर लेते हैं, अगर रिंग के साथ जी ग्रुप लग जाए जिसका +m इफेक्ट लगता है, तो मेरे को बताओ क्या कंक्लूजन निकल के आता था? क्या हमने ऑलरेडी ये चीज की हुई है कि नहीं की हुई? ऑलरेडी डन है ये चीज भी ऑलरेडी डन है। कहाँ पे किया था? कहाँ किया था? एम इफेक्ट इन रिंग, एम इफेक्ट इन बेंजीन रिंग। बताओ माय डियर, क्या था? तो क्या पता लगता है अगर रिंग के साथ +m लगता है? तो कॉपी खोलो, नकल मारो और मेरे को बताओ क्या होता है। तो ये कंक्लूजन नहीं था भी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेटा जी, हाई होती है एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये बात एग्री करते हो? जब हम लोगों ने जीओसी पढ़ा था उसके अंदर ये बात हम लोगों ने की थी। तो क्या होगा बताओ? तो बेंजीन रिंग है बेटा जी, यहाँ पे जी ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, अगर रिंग के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? +m इफेक्ट लगा हुआ है, तो क्या होगा? तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल तो रिंग के ऊपर अटैक करेगा। अब अटैक कहाँ पे होगा इलेक्ट्रोफाइल का? या तो ऑर्थो पोजीशंस पे या फिर पैरा पोजीशंस पे। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग में थोड़ा कोई ऑर्थो पैरा था, बेंजीन रिंग में तो कोई ऑर्थो पैरा था ही नहीं। हाँ या ना? ठीक है ना, बेंजीन रिंग में तो कोई ऑर्थो पैरा था ही नहीं। तो बेंजीन रिंग में तो जहां मर्जी अटैक हो जाए इलेक्ट्रोफाइल का, पर यहाँ पे अगर एक ग्रुप लग गया तो 3 पोजीशंस है, ऑर्थो मेटा पैरा। तो अगर रिंग के साथ जी ग्रुप लगा हुआ है, कैसा ग्रुप लगा हुआ है जो अपना +m इफेक्ट लगा रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो जाके वहीं जुड़ेगा ना यार, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या तीनों पोजीशन पे सेम है? नहीं है ना यार, ऑर्थो पैरा पे ज्यादा आ रही है यार, आपको पता है ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बेटा जी। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ पे होगा? ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होगा, जिसकी वजह से जो जी वाला ग्रुप होता है ना, इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। याद आया? आपको वहां पे भी लिखवाया था, इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल को बोलता है ऑर्थो पे लग और पैरा पे लग। राइट, वेरी गुड। अब सोचो, अगर रिंग के साथ एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, देन व्हाट विल हैपन? रिंग के साथ अगर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो माइनस एम इफेक्ट लगा रहा है तो क्या होगा? तो जब इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, किसका अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल का। बताओ क्या होता है? ऑर्थो एंड पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं आता? ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं आता? ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव आना क्या इंडिकेट कर रहा है? भी ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू मेटा से। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है ये कौन सी पोजीशंस पे लगता है? मेटा पोजीशंस पे लगता है। तो ये जो ग्रुप माइनस एम इफेक्ट लगाता है, इस ग्रुप को क्या बोला जाता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। इट्स नोन एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है डियर, बताओ यहां तक बात क्लियर हुई सबको? यस सर। अब 2 क्वेश्चन है तो अपना हाइड्रोकार्बन डन बेटा जी। हाइड्रोकार्बन डन। फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं अब इनकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो रिटर्न में आपको नोट्स आएंगे, उसकी प्रिंट आउट निकलवाइएगा बेटा जी। ठीक है, ओके। कोई थ्योरी है, वो सारी की सारी थ्योरी है, केमिकल बॉन्डिंग लगेगा उसमें सारा, तो निकलवा लीजिएगा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में, क्योंकि प्लस 2 में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी रिपीट नहीं होंगी। ठीक है, पूरा डिटेल में लिख के भेज रहा हूँ बेटा उसको। तो यहाँ तक डॉक्यूमेंट्स डन है सबका? ठीक है, तो सेव टू एल्बम। मैं सेव कर लूँ बेटा डॉक्यूमेंट्स को, 1 मिनट। तो इसको कर दिया मैंने। हाँ जी, ओके। चलिए अब एक क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। हमने कन्वर्ट करना है, पहला कंपाउंड आता है बेंजीन को कन्वर्ट करना है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में। और सेकंड कन्वर्जन है बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में। ये 2 मेरी फेवरेट रिएक्शंस हैं यार। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सोचने वाली चीजें बहुत है। देखिए पहली रिएक्शन में क्या है, पहली रिएक्शन में है बेंजीन है और बेंजीन को कन्वर्ट करना चाहते हो, क्लोरोबेंजीन है और पैरा पोजीशंस पे NO2 लगा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या करना चाहते हो, बेंजीन है, इसको कन्वर्ट करना चाहते हो क्लोरोबेंजीन के अंदर और मेटा पोजीशंस पे NO2 लगा हुआ है। अब 2 कन्वर्जन्स हैं। अब देखो सोचने का तरीका क्या है, रिंग के ऊपर माय डियर, रिंग के ऊपर 5 इलेक्ट्रोफाइल को लगाया जा सकता है, 5 इलेक्ट्रोफाइल को रिंग के ऊपर जोड़ सकते हैं। वो कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हैं बेटा जी? एक तो Cl को जोड़ सकते हैं हेलोजिनेशन करके, नाइट्रेशन करके NO2 को जोड़ सकते हैं, सल्फोनेशन करके SO3 को जोड़ सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करके एल्काइल को जोड़ सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करके एसाइल को जोड़ सकते हैं। अब नो डाउट जुड़ तो गए, पर रिंग के साथ 2 ग्रुप लगे हुए हैं और दोनों कहां पे लगे हुए हैं बेटा? एक दूसरे के रिस्पेक्टिव पैरा पे। तो माय डियर मुझे क्या करना पड़ेगा,
तो मुझे ये करना पड़ेगा, या तो मैं पहले क्लोरीनेशन करूं या फिर पहले नाइट्रेशन करूं। तो पहले सिनेरियो में मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोरीनेशन करनी पड़ेगी। Cl2 से रिएक्ट करवाऊंगा FeCl3 की प्रेजेंस में, रिंग के ऊपर डायरेक्टली पहले Cl लगाऊंगा। क्यों Cl लगाऊंगा यार, क्योंकि ये जो Cl वाला ग्रुप है ना, इसका प्लस एम इफेक्ट होता है। तो प्लस एम इफेक्ट की वजह से स्टूडेंट्स, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट, ये क्या करता है, अब इसके ऊपर अगर कोई अब दोबारा से कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, HNO3 डालोगे, ठीक है, H2SO4 की प्रेजेंस पे, ये प्लस एम है, तो यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा उसको बोलेगा ऑर्थो पे लगा और पैरा पे लगा। तभी बेटा अटैक कहां पे पॉसिबल है, पैरा वाला एक प्रोडक्ट पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड वाले सिनेरियो में क्या होगा, सेकंड वाले सिनेरियो में HNO3 से पहले रिएक्ट करना पड़ेगा H2SO4 के साथ। क्यों भाई, क्योंकि रिंग के ऊपर अपना टारगेट रहेगा भी पहले NO2 को लगा दें यार। क्यों NO2 को लगा दें, क्योंकि जो NO2 ग्रुप है ना, ये -M लगाता है, ये -M लगाता है। ये क्या करता है, जब कोई नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, उसको बोलेगा मेटा पे लग, और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्टिव मेटा पे हैं बेटा जी। तो Cl2 और FeCl3 डाल दोगे तो Cl को NO2 के रिस्पेक्टिवली कौन सी पोजीशंस पे लगा देगा, मेटा पोजीशंस पे अटैच कर देगा। डियर समझ आई ये बात, मतलब सोचो दिमाग लगा के, तो कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और उसमें ग्रुप कौन सी पोजीशंस पे लगे हुए हैं। ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है और उसमें ग्रुप कौन सी पोजीशंस पे लगे हुए हैं, ये सोचने वाली बात है डियर अपने पास। हाँ, प्लस एम और माइनस एम का ध्यान रखना, रिंग के ऊपर पहले क्या लगाएं। अगर एक ग्रुप दूसरे के रिस्पेक्टिव ऑर्थो पैरा पे लगा हुआ है, तो रिंग के ऊपर तो पहले वो लगाओ जो प्लस एम लगाता है। अगर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के रिस्पेक्टिव मेटा पे लगा हुआ है, तो रिंग के ऊपर पहले वो ग्रुप लगाओ जो अपना -M इफेक्ट लगाता है। क्या बोलते हो, क्लियर है, समझ के बेटा बात को मेरी, कितना समझे, पूरा डन, 100% क्लैरिटी हो चुकी है सबको, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट, यही चाहिए था। तो डियर ये अपना था हाइड्रोकार्बन्स बेटा, ये कंप्लीट हो चुका है, लो जी, तो ये यूनिट अपना डन है। मजाल है पेपर में कुछ आ जाए और आपसे ना हो, वो पॉसिबल ही नहीं होगा बेटा अपना। और फाइनल पेपर, ये जो टेस्ट है ना संडे को, इसके लिए पूरा हाइड्रोकार्बन पे ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है बेटा जी। ठीक है, और इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप लोगों को एल्केन के अंदर भी स्पेशली वुड्स रिएक्शन, उस पे आप लोगों ने काम करना है। कौन सी रिएक्शंस पे, वुड्स रिएक्शंस पे बेटा, उस पे मेजरली हम लोगों ने काम करना है। राइट एवरीवन, ये अपना पार्ट हो गया यहाँ। अब ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहे, अब ऑर्गेनिक कंप्लीट हो चुकी हैं। काफी स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को कॉपी पे लिखेंगे, कुछ प्रिंट आउट निकालेंगे, कुछ अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बेटा जब भी आप लोगों ने कोई नए चैप्टर को स्टार्ट करना है, तो ऑर्गेनिक के बाद कम से कम आइडिया आप लोग 4 या 5 पेजेस को छोड़ लीजिए। ठीक है, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक को पढ़ोगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलती रहेगी, उसको यहीं पे बेटा आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो हमेशा हर चैप्टर को साथ ही साथ में स्टार्ट ना किया करो। हर्षित बोलता है सर बेंजीन को टॉलुइन में कन्वर्ट करना है, तो हर्षित कितना इजी है बेटा जी, बेंजीन के ऊपर तूने CH3 लगाना है बेटा, टॉलुइन में कन्वर्ट करना है, तो क्या कर, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लगा दे, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, सीधा ही हो जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा। क्या कहता है, क्लियर, यस ओके, वेरी गुड। अभी मैं आपको करवाऊंगा जब हाइड्रोकार्बन का डिस्कशन करेंगे, तभी 4 to 5 पेजेस आपको बोल रहा हूँ, उसके अंदर बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है जो अपने को लिखनी पड़ती है बेटा अपने को। ठीक है, ओके, चलिए
यहाँ तक क्लैरिटी है सबको? मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा यहाँ तक। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टी साथ में कर दीजिएगा बेटा, जो मैं आपको भेजूंगा, चाहे आप अपने साथ में स्टेपल करके रख लीजिएगा बेटा जी, ठीक है ना, जैसे आप कंफर्टेबल हैं। उसको उसको करवाना तो लिखवाने में पूरा ये मान लो 40 to 50 मिनट्स लगेंगे, और अगर उसको आप लोग पढ़ लोगे तो वो 10 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी है ना बेटा सारी। ओके, तो फ्लो चार्ट भी बनवाऊंगा, ऑर्गेनिक के फ्लो चार्ट भी आप लोगों को बनवाऊंगा, ताकि रिएक्शन आप लोगों को याद हो जाए बेटा जी। अभी तो हम लोगों ने कंप्लीट किया ना, अब इसके बाद मैं आपको याद करवाने वाले पार्ट पे काम करूंगा। चलिए, अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्टार्ट होता है डियर, वो होता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, चलिए मुझे कोई भी एक स्टूडेंट्स ये बताइए भी आपको थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कितना पता है। एक बार जो जनरल थर्मोडायनेमिक्स है उसकी बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, बताइए स्टूडेंट्स। आप लोगों ने फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स किया? सभी बच्चों ने किया? ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको ये क्लियर है, जब हम लोग फिजिक्स के अंदर बेटा थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग बात करते हैं ओपन सिस्टम की, क्लोज सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम की, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। कुछ ऐसा टर्म सुनी हुई है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, यस और नो? स्टेट फंक्शन नहीं पता, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। ओके, ये नहीं पता। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? नहीं सर, ये भी नहीं। ये भी नहीं आपको आइडिया? हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है, यस सर। डेल्टा यू, ठीक है, डी यू इज इक्वल टू, हाँ बिल्कुल, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, वेरी गुड। आइसोथर्मल का एक्सप्रेशन आता है रिवर्सिबल के लिए, -2.303 nRT log V2 upon V1, ठीक है। इरिवर्सिबल के लिए भी आता है अपने को, ओके। ओके, ठीक है, हाँ। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेटा जो आप लोगों ने, अगर हम रिलेट करें तो फिजिक्स के अंदर जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो फिजिक्स के अंदर बेटा हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक कर लिया होता है हम लोगों ने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां तक आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कब किया था आप लोगों ने, बताओ? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला टॉपिक कब किया था? कितना टाइम हुआ किए हुए इसको? तो दिसंबर में खत्म हो गया था। दिसंबर में किया हुआ था, ओके। याद है बेटा ये, या अभी एक बार रीडिंग की जरूरत है इस चैप्टर को करने के लिए? थोड़ी सी जरूरत है। ओके, रीडिंग तो करनी पड़ेगी। रीडिंग करनी पड़ेगी ना एक बार इसको करने के लिए बेटा जी, है ना, क्योंकि हमने जो आगे कंटिन्यू करना है, आपने जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, ठीक है, वहां तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। और क्या आपने लिमिटेशंस भी कर ली थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की? यस सर, और एंट्रोपी की डेफिनेशन करी थी। और एंट्रोपी की डेफिनेशन आप लोगों ने की थी, ठीक है। क्या एंट्रोपी के बारे में कितना पता है आपको, डिसऑर्डर के बारे में? नहीं सर, बस ये लिखवाया ही था कि एंट्रोपी फॉर वेरियस प्रोसेसेस क्या क्या होती है, और ओके, पॉइंट लिखे थे, तो ज्यादा नहीं इसके बारे में। ठीक है, राइट, मैं बात समझ गया आपकी। ओके, तो कुछ हल्का सा आइडिया आपको देता हूँ
फिर हम बेटा इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर मैं फिजिक्स में बात करूं तो फिजिक्स में बेटा हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था उसने ये बोला था भी जो एनर्जी है यूनिवर्स की, ठीक है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। या फिर हम लोग उसको ऐसे बोल सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, created nor be destroyed। ठीक है, ये चीज अपने को पता है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बेसिकली जो डील करता है वो एनर्जी कंजर्वेशन से डील करता है। अब आता है इसका लिमिटेशंस क्या था। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशंस क्या है बेटा जी, not able to explain the feasibility of a process, dear। फर्स्ट लॉ का मेन लिमिटेशन ये भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने ये तो बता दिया भी यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है, पर वो प्रोसेस की फिजिबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कहने का मतलब जैसे मान लो कहता भी जो एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, अगर दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं तो जो हीट का फ्लो होता है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी की तरफ होता है। क्यों कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ क्यों नहीं होता, इसका रीजन क्या है, नहीं एक्सप्लेन कर पाया। कहता एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर हम लोगों ने गैसेस को फिल करके रखा हुआ है। मान लो एक यहाँ पे बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने गैस मॉलिक्यूल को फिल करके रखा हुआ है। अगर मैं इस कंटेनर को ओपन कर देता हूं तो होगा क्या, ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये बाहर निकलेंगी, ये गैस बाहर निकलेगी। क्या चक्कर है, अभी बाहर वाले गैस मॉलिक्यूल अंदर नहीं आते, भी ये वाले तो अंदर पड़े ही रहे पर बाहर वाले भी अंदर आ जाएं, ऐसा क्यों नहीं होता। कहता भी मान लो मेरे पास एक टब है, एक टब के अंदर मैंने वाटर डाल के रखा हुआ है। इस टब में अगर मैं इंक का एक ड्रॉप भी डाल देता हूं, मान लो ब्लू कलर की मेरे पास इंक है और उस इंक का एक ड्रॉप भी मैं इस वाटर के अंदर डाल देता हूं तो पूरे का पूरा वाटर ब्लू हो जाता है, पूरे का पूरा वाटर ब्लू हो जाता है। ऐसा क्यों है। कहता ऊपर पहाड़ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है यार, उसको हल्का सा धक्का देंगे, पुश करेंगे, वो अपने आप नीचे आ जाएगा और आपके सिर के ऊपर आके लगेगा। क्यों, ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों नहीं है भी नीचे पड़ा हुआ एक पत्थर है, आप उसको बोलो ऊपर जा, वो ऊपर नहीं जा पाता। ठीक है ना, बोलो जा जा जा, जैसे कबूतर जा जा बोलते हैं, पत्थर को बोल रहे ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा, वो नहीं जा पाता। रीजन क्या है भाई, आप बोलोगे ये तो ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना, इसने एनर्जी की बात की सिर्फ, ये बोलता रहा भी एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी कंजर्व्ड है, पर इसने ये नहीं बोला भी जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। अरे ऐसा क्या चक्कर है भी, आप आइस को रूम टेम्परेचर पे रख देते हो और आइस मेल्ट कर जाती है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा भी आइस रखी हुई है रूम टेम्परेचर पे, पानी रखा हुआ अपने बर्फ बन जाए, क्यों उसको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है। आप बोलोगे वो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है। वो ये कहना चाहता है कोई प्रोसेस तो अपने आप हो ही जा रहा है, जैसे कोरोना बढ़ता जा रहा है अपने आप हो रहा है। ठीक है, तो कुछ प्रोसेसेस अपने आप हो रहे हैं, कुछ प्रोसेसेस अपने आप नहीं होते। ठीक है, तो इसका चक्कर क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए ना भी कोई प्रोसेस हो रहा है कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, कौन सा लॉ इंट्रोड्यूस किया गया, सेकंड लॉ आया बेटा जी। ठीक है, तो जो सेकंड लॉ है ना वो बेसिकली जो डील करता है वो रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी से डील करता है,
वो रिएक्शन की फिजिबिलिटी से डील करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ऐसा है, वो जो ये बताता है भी एक प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस पॉसिबल क्यों है, दूसरे वाला पॉसिबल क्यों नहीं है। तो किसी प्रोसेस की पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबल है पॉसिबल नहीं है, इसका जो पता लगता है वो हमारे पास एक्सप्लेन करेगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की हेल्प से हम लोग बात करेंगे। ये फिजिबिलिटी को देखने के लिए कौन सा लॉ आया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ओके डियर, यहां तक बात क्लियर हुई सबको? तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भी फर्स्ट लॉ जो है उसका लिमिटेशंस क्या है अपने पास है। अगर फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन पता लग जाएगा तभी हम लोग सेकेंड लॉ पे अप्रोच कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स होता क्या है यहाँ पे, तो इसी चीज को जानने के लिए हमें टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस के बारे में बात करनी होगी। प्रोसेसेस, तो हमारे पास टू टाइप ऑफ प्रोसेस है बेटा जी। टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस कौन से होते हैं? एक होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक है स्पॉन्टेनियस, और सेकंड प्रोसेस है बेटा नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कर लेते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट रख लेते हैं। क्लियर? ओके, इससे पहले पढ़ के आएंगे बेटा आप सभी स्टूडेंट्स जो फिजिक्स वाला थर्मोडायनेमिक्स है उसको एक बार गो थ्रू करके आएंगे, ताकि मैं इसको, इस ये जो पार्ट है इसको बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ रिलेट कर पाऊं डियर। मुझे ऐसा लगता है पहले जैसे आप लोगों ने कल एल्कीन पढ़ा था, उसके बाद एल्काइंस बहुत जल्दी हो गया था। मैं तो ये मान के चल रहा हूं अगली क्लास कितने है? 12:15 पे है। अच्छा, 12:30 पे थी अगली क्लास। ओके, फिर क्या करें? और कितनी क्लासेस हैं बताइए इस वीक में? और कितनी क्लासेस हैं? नहीं, एक आज है, कल है, परसों है। परसों है बेटा। तो मेरे ख्याल से थर्मोडायनेमिक्स भी आपका 90% तक बेटा कंप्लीट हो जाएगा। कल भी 2 रखेंगे यार, कल एक क्लास में तो डिस्कशन रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो कल की क्लास है ना, कल एक क्लास में डिस्कशन। हाँ नंदन बोलो। सर कल 0-1 दोनों डिस्कस करोगे? हाँ फिर बेटा पूरा कर देंगे। 0-1, 0-1, 2 भी ठीक। कर लो ना, 2 के क्वेश्चन दे दूंगा। सर कल तो एक ही क्लास है हमारी। तो एक ही क्लास में हो जाएंगे डिस्कस। डाउट्स काफी हैं क्या? सर आप क्या चैप्टर मिस क्वेश्चंस के ऐसे जो हमने की नहीं हुए वो 30 टॉपिक्स। सर तो फिर नोट्स में भी थोड़े डाउट्स थे। किसमें बेटा? नोट्स में से। यस सर, नोट्स में नोट्स बेटा, में। यस सर। ठीक है। फिर कल रख लेंगे ना क्लास को, एक क्लास तो पूरी बेटा रख ही लेंगे एक्स्ट्रा डिस्कशन क्लास की फॉर्म हाँ में। जी सर, वो सर नोट्स पढ़ते पढ़ते ना जैसे कोई चीज में वो डाउट आ हाँ गई बहुत वैसे आएंगे, था। तो पूरे अपने डाउट्स क्लियर करना पहले, हाँ जी क्योंकि सर वो। ऑर्गेनिक में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस ठीक है, सर, ये कर, आइसोमेरिज्म में भी 1-2 डाउट्स थे नोट्स में। कोई दिक्कत नहीं बेटा। आइसोमेरिज्म की एक्सरसाइज में भी एक दो निकल आए थे। हाँ जी ठीक है सर। बेटा, ओके, ठीक। कर लेते हैं उसको डिस्कशन। कल एक क्लास डिस्कशन के लिए रखेंगे बेटा जी। ठीक है ओके, सर। ओके ओके। सर। अब ये वाली क्लास बताओ, अभी लगानी है या शाम को लगानी है, क्या करना सर है आपने? शाम को ही रख देना, एक बार रीड कर लेंगे। चलो ऐसा करो, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स को एक बार पढ़ के आइएगा बेटा, क्योंकि मैं उससे रिलेट करूंगा काफी चीजें। ठीक है सर। अमितोज कहता आज इवनिंग में मत रखो, एग्जाम है। अमितोज अगर अभी पढ़ लो बेटा आप उसको, टॉपिक को, बाकी देख ले यार। फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो गए क्या आपके? हाँ अमितोज बोले बेटा। ये सर हम मतलब फाइनल नहीं है सर। मतलब आप अभी थोड़ा 10 मिनट लेट करके शुरू कर दोगे सर? शाम को तो सर मुश्किल हो जाएगा।
अच्छा, मुश्किल है क्या? मतलब आप बाकी एक बार ही पूछ लो सर, मतलब अगर मानते नहीं तो सर रिकॉर्डिंग तो आप मैं भी कर ही कहता दोगे ना, हूँ वो 10 तो मतलब मैं 15 देख मिनट लूंगा। लेट करके शुरू कर लो, इतना तो वो है नहीं कि टाइम लग जाएगा पढ़ने में खास। ये सर मतलब आप ऐसा कर सकते तो देख लो। जी मेरे को तो क्या दिक्कत है, मैंने तो क्लास ही लगानी है। अगर फिर अभी हाँ लगा सर लेते हैं इसके बाद, मेरे को तो कोई बेटा ऐसा कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। ठीक है सर। चलो फिर ऐसा करो, 12:45 पे ज्वाइन कर लो बेटा। ओके सर। ओके ओके सर। ओके, थैंक यू सर।